पुष्पांजलि और वेदांत जी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा चिराग और छोटा बेटा कार्तिक। वेदांत जी का अपना होटल का बिजनेस था, जिसे कि आगे चलकर चिराग और कार्तिक को ही संभालना था, क्योंकि बिजनेस काफ़ी बड़ा था। लेकिन उन्होंने अपने दोनों बेटों को अच्छा पढ़ाया लिखाया था। पढ़ाई लिखाई के दौरान ही उनके बड़े बेटे चिराग की दोस्ती नैना से हो गई थी। दोनों साथ में ही एमबीए कर रहे थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। पढ़ाई खत्म करने के साथ ही चिराग को अच्छे अच्छे बड़ी कंपनी से जॉब के ऑफ़र आने लगे और पैकेज बहुत ज़्यादा था, जिससे कि चिराग को भी लालच हो रहा था। और अब उसे लगता था कि बिज़नेस में जितनी मेहनत है, उससे कम मेहनत में अच्छी खासी आमदनी तो जॉब करने से ही हो जाएगी। नैना को भी अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही थी और उसे तो हर हाल में जॉब करना ही था। चिराग ने भी एक अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज पर जॉब ज्वाइन कर ली थी। माँ बाप ने भी सोचा कि चलो, बच्चे का कुछ दिन नौकरी करने का मन है तो कर लेने देते हैं, उसके बाद तो अपना इतना बड़ा बिजनेस है ही, उसे तो चिराग और कार्तिक को ही संभालना है। कार्तिक भी अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा था। इसी बीच चिराग के शादी की बात चली तो उसने घर में बोल दिया कि उसे नैना बहुत पसंद है, और सबकी सहमति से नैना और चिराग की शादी हो गई। और कुछ दिन ससुराल में रहकर नैना और चिराग अपनी जॉब कंटिन्यू करने के लिए वहाँ से चले गए। लेकिन फिर भी वह माँ बाप के आसपास ही थे और बीच बीच में मिलने भी आ जाते थे। लेकिन इसी बीच नैना ने विदेश में कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था और काफ़ी बड़े पैकेज पर उसकी जॉब लग गई थी। उसने चिराग से भी ट्राई करने के लिए कहा और चिराग ने भी जब विदेश में जॉब के लिए ट्राई किया तो काफ़ी आसानी से काफ़ी बड़े पैकेज पर उसकी भी विदेश में जॉब लग गई। अब चिराग और नैना विदेश में सेटल होना चाहते थे और हमेशा के लिए सेटल होना चाहते थे। चिराग के माँ बाप नहीं चाहते थे कि चिराग विदेश में सेटल हो। वेदांत जी और पुष्पांजलि जी का कहना था कि इतनी प्रॉपर्टी है यहाँ पर, इतना बड़ा बिजनेस है, अकेले कार्तिक तो मैनेज नहीं कर पाएगा। तुम दोनों यहाँ पर रहकर अपना बिजनेस संभालो। बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री ले रखी है, उससे दूसरे के बिजनेस संभालने से अच्छा है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ, अपनी पढ़ाई का उपयोग अपने घर में करो। लेकिन चिराग और नैना कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। आखिरकार चिराग और नैना माँ बाप की बात ना मानकर विदेश में सेटल हो गए और उन्होंने मन बना लिया था कि अब उन्हें भारत वापस नहीं आना है, बस कभी कभी माँ बाप से मिलने आ जाएंगे। बहुत अच्छा पैकेज था उनका और उन्हें कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन इस बात से पुष्पांजलि जी और वेदांत जी का दिल टूट गया था। पुष्पांजलि जी यह बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी कि उनका बड़ा बेटा चिराग उन लोगों से इतनी दूर जाकर बस गया है, और उन्होंने ठान लिया था कि वह अपने छोटे बेटे कार्तिक की शादी बहुत कम पढ़ी लिखी लड़की से करेंगी। उनके मन में यह बात घर कर गई थी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की घर तोड़ देती है और बेटे को माँ बाप, भाई बहन से, परिवार से अलग कर देती है। उन्हें यह बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि अगर घर तोड़ना है तो वह कम पढ़ी लिखी लड़की भी तोड़ेगी, या तो अपनी अपनी समझदारी होती है कि किसे परिवार में रहना है और किसे अलग। और नैना और चिराग ने अपना करियर चुना। शायद उन्हें पहले से ही अपना करियर विदेश में सेट करना हो। अब चिराग और नैना पति पत्नी हैं तो जाहिर सी बात है वह अपने जीवन साथी के साथ ही रहेंगे। इसमें किसी की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि नैना ने कभी नहीं बोला था कि चिराग अपने माँ बाप से कोई संबंध न रखे, पर वह अपने करियर से कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहती थी और चिराग भी अपने करियर को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था। और यही बात पुष्पांजलि जी को खल गई थी और उनकी धारणा बन गई थी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां घर परिवार तोड़ देती हैं। खैर, इस बात को 3-4 साल बीत चुके थे। इसी बीच चिराग और नैना अपने मम्मी पापा से मिलने आए थे। आखिर नैना के माँ बाप और परिवार भी तो भारत में ही था। चिराग और नैना पूरे 2 महीने के लिए भारत आए थे। अब कार्तिक की भी शादी की उम्र हो चुकी थी, इसलिए वेदांत जी सोच रहे थे कि इसी बीच कार्तिक की शादी कर देते हैं। पता नहीं चिराग और नैना फिर कब भारत आएंगे। इस वक्त पूरा परिवार एक साथ है तो कार्तिक की शादी कर ही देते हैं। लेकिन पुष्पांजलि जी अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थी। उन्होंने ज़िद पकड़ ली थी कि वह कार्तिक की शादी बहुत कम पढ़ी लिखी लड़की से ही करेंगी, क्योंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां घर तोड़ देती हैं और अपने अपने पतियों को लेकर घर से निकल जाती हैं। अगर कार्तिक भी हमें छोड़कर चला गया और विदेश में सेटल हो गया तो हम अकेले यहाँ क्या करेंगे। इतना बड़ा कारोबार है, इतनी धन संपत्ति है,
इतनी प्रॉपर्टी है, यह सब कुछ कौन संभालेगा? कल को हमारे बाद हमारे बेटे सब कुछ बेचकर यहाँ से चले जाएंगे। इतनी मुश्किल से हमने यह सब कुछ खड़ा किया है। आखिर उनकी जिद के आगे कार्तिक और वेदांत जी को झुकना ही पड़ा और पुष्पांजलि जी कार्तिक के लिए अपनी पसंद की लड़की ढूंढने लगी। इसके लिए उन्होंने रिश्ता करवाने वालों से कह रखा था। काफ़ी जगह से रिश्ते आए भी, पर बात वही, उन्हें कोई भी लड़की अपने कार्तिक के लायक जम ही नहीं रही थी, क्योंकि कार्तिक काफ़ी अच्छा पढ़ा लिखा लड़का था और जब वह कम पढ़ी लिखी लड़की को देखती तो उसकी बोलचाल से ही साफ पता चलता था कि वह लड़की किसी काबिल नहीं है। उससे तो कहीं अच्छा खुद पुष्पांजलि जी थी। चिराग कई बार बोलता भी था, क्या माँ, तुम अपनी जिद में कार्तिक की ज़िंदगी बर्बाद मत कर देना। आज के ज़माने में कौन कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहता है? सिर्फ लड़की को ससुराल ही तो नहीं संभालना है, कल को कार्तिक के बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई, बाकी एक्टिविटीज़, स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग वगैरह सब कुछ तो माँ को ही देखना पड़ता है। ऊपर से अगर कल को बिजनेस में कार्तिक का हाथ बटाना पड़ा तो क्यों अपनी ज़िद में कार्तिक की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो? लेकिन पुष्पांजलि जी को किसी की नहीं सुननी थी और वह अपनी बात पर अड़ी हुई थी। इसी बीच वाणी का रिश्ता लेकर उसके मम्मी पापा कार्तिक के घर आए और वाणी की फ़ोटो कार्तिक की मम्मी को दिखाई। पुष्पांजलि जी फ़ोटो देखते ही वाणी को एक ही नज़र में पसंद आ गई थी और फिर उन्होंने अपनी शर्त रख दी कि उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की से कार्तिक की शादी नहीं करनी है। इस पर वाणी के पापा ने बोला, जी बिल्कुल, हमें इस बारे में पता है, इसीलिए तो हम आपके घर रिश्ता लेकर आए हैं, क्योंकि हमारी वाणी हर तरह से काबिल है। बस उसमें एक ही कमी है कि उसने 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं की है और किसी बात की उसमें कोई कमी नहीं है। हमारे घर में हमारी बेटी वाणी का कभी भी पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगा। बाकी हर तरह से वह काबिल है, पर पढ़ाई लिखाई तो उसने नहीं की है, जिसकी वजह से उसकी शादी में दिक्कतें आ रही हैं। संजोग से हमें आपकी डिमांड पता चली तो हम दूसरे राज्य से आपके पास अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आ गए। अगर आपको ठीक लगे तो आप हमारी बेटी से एक बार मिल लीजिए। पुष्पांजलि जी को सब कुछ ठीक लग रहा था और वह वाणी से मिलने के लिए चली गई और वाणी पहली ही नज़र में उन्हें पसंद आ गई। उसके बोलने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, सब कुछ बहुत अच्छा था। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। पूरी कॉन्फिडेंस में थी वह और हर तरह से काबिल लग रही थी। देखने में भी बहुत सुंदर और सुशील लग रही थी। वाणी का घर परिवार भी पुष्पांजलि जी को बिल्कुल पसंद आ रहा था। माता पिता, 2 भाई और इकलौती बहन वाणी। धन दौलत की भी कोई कमी नहीं थी। अच्छी खासी बिजनेस फैमिली थी। पुष्पांजलि जी को यह रिश्ता कार्तिक के लिए जच गया। कार्तिक को भी वाणी पसंद आ गई थी और पुष्पांजलि जी ने अपनी तरफ से रिश्ता फाइनल कर दिया। लेकिन वेदांत जी ने बोल दिया था कि देखिए, हमारे राज्य अलग अलग हैं और दूसरे राज्य में आकर शादी करने में हमें बहुत मुश्किल होगी, इसलिए आप लोग ही हमारे राज्य में आकर शादी कर लीजिए। इसके लिए वाणी के पिताजी तैयार हो गए। आखिर लड़की वालों को लड़के वालों की बात माननी ही पड़ती है और इतनी मुश्किल से तो वाणी के लिए रिश्ता मिला था और इस तरह से कुछ ही दिनों में वाणी और कार्तिक की शादी हो गई और वाणी कार्तिक के घर बहू बनकर आ गई। वाणी बहुत अच्छे स्वभाव की थी और उसने अपना ससुराल अच्छे से संभाल लिया था। पुष्पांजलि जी बहुत खुश थीं कि उन्होंने सोच समझकर सही जगह पर कार्तिक की शादी करवा दी है। चिराग और नैना भी कुछ दिन वहाँ रहकर वापस विदेश चले गए थे, इस संतुष्टि के साथ कि चलो अब कार्तिक और वाणी पूरा घर अच्छे से संभाल लेंगे और मम्मी पापा का ख्याल भी रखेंगे। धीरे धीरे वाणी पुष्पांजलि जी और वेदांत जी और कार्तिक के दिल में अपने लिए बहुत गहरी जगह बनाती जा रही थी। जो भी वाणी से मिलता उसका दीवाना हो जाता। इतनी अच्छी थी वह और सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लिया था उसने। उससे बात करके किसी को अंदाज़ा भी नहीं लगता था कि वह सिर्फ 10वीं पास है। पुष्पांजलि जी अब बहुत संतुष्ट हो चुकी थी कि ऐसा निर्णय लेकर उन्होंने कोई गलती नहीं की है। कार्तिक की ज़िंदगी खराब नहीं हुई है, बल्कि वाणी कार्तिक की ज़िंदगी और अच्छी बना देगी। इसी बीच करीब 2 महीने का वक्त बीत चुका था कि एकाएक एक दिन शाम को वेदांत जी को बहुत तेज़ सीने में दर्द होने लगा और वह तड़पते हुए ज़मीन पर गिर गए। उनकी आवाज़ सुनकर पुष्पांजलि जी दौड़ती हुई उनके पास आईं और उनकी हालत देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगीं। कार्तिक उस वक्त अपने होटल गया हुआ था। पुष्पांजलि जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें और वह वाणी को बुलाने लगी और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, जल्दी से कार्तिक को फ़ोन लगाओ। वाणी दौड़ती हुई आई और ससुर जी की हालत देखकर वह कुछ समझ नहीं पाई।
पुष्पांजलि जी चिल्लाए जा रही थी, जल्दी से कार्तिक को फ़ोन लगाओ। लेकिन वाणी ने कार्तिक को फ़ोन लगाने की जगह अपने ससुर जी को सीपीआर देना शुरू कर दिया और अपनी सास से बोलने लगी, मेरी अलमारी में एक काले रंग का बॉक्स रखा है, जल्दी लेकर आइए। वह हैरान हो रही थी और बोल रही थी, बहू तू पागल हो गई है क्या? क्यों डॉक्टर बन रही है? जल्दी से कार्तिक को फ़ोन लगा, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, मुझे तो अपने फ़ोन का पासवर्ड भी याद नहीं, जल्दी फ़ोन लगा। लेकिन वाणी कुछ भी नहीं सुन रही थी और बोल रही थी, जल्दी से मेरी अलमारी में से बॉक्स ला कर दीजिए। पुष्पांजलि जी को कुछ समझ में नहीं आया और वह दौड़कर वाणी की अलमारी से काला बॉक्स लेकर आई और वाणी के सामने रख दिया। वाणी वेदांत जी को सीपीआर देने में पूरी मेहनत कर रही थी और साथ ही साथ पुष्पांजलि जी से बोल रही थी, मैं पापा जी का चेस्ट प्रेस कर रही हूँ और आप पापा जी को अपने मुंह से सांस देने की कोशिश कीजिए, पापा जी को बचाना होगा, इन्हें सीरियस हार्ट अटैक आया है। तो पुष्पांजलि जी चिल्लाने लगी, और तो खुद डॉक्टर बनने की कोशिश कर रही है, मुझे कार्तिक को फ़ोन लगाने दे। लेकिन वाणी ने बहुत तेज़ आवाज़ में बोला, मम्मी जी मैंने कार्तिक को फ़ोन कर दिया है, फ़िलहाल आप जैसा मैं बोल रही हूँ चुपचाप कीजिए, वरना पापा जी की जान को खतरा हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ? वाणी ने इतनी तेज़ आवाज़ में बोला था कि पुष्पांजलि जी चुपचाप वेदांत जी को अपना मुंह लगाकर सांस देने लगी और तब तक वाणी ने अपना बैग खोला और उसमें से स्टेथोस्कोप और बीपी मशीन निकालकर वेदांत जी का चेकअप करने लगी। इस बीच कार्तिक घर आ गया, जिसे देखकर पुष्पांजलि जी ने थोड़ी राहत की सांस ली कि चलो कार्तिक तो आ गया। वाणी ने कम से कम सही वक्त पर कार्तिक को फ़ोन तो कर दिया। लेकिन वाणी के हाथ में डॉक्टर के औजार देखकर वह हैरान हो रही थी कि तभी वाणी ने कार्तिक से बोला, मैंने जिस इंजेक्शन का नाम तुम्हें सेंड किया था लेकर आए हो? कार्तिक ने तुरंत इंजेक्शन निकालकर वाणी को दिया और वाणी ने तुरंत ही इंजेक्शन वेदांत जी को लगा दिया। यह सब कुछ देखकर पुष्पांजलि जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब तक वाणी ने बोला, चलो पापा जी को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलना पड़ेगा। पुष्पांजलि जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तब तक कार्तिक और वाणी वेदांत जी को उठाकर गाड़ी में लिटा चुके थे और सब हॉस्पिटल की तरफ चले गए। अस्पताल पहुंचकर वेदांत जी को तुरंत आईसीयू में भर्ती किया गया और वाणी डॉक्टर से इंग्लिश में कुछ बात कर रही थी, जिसे देखकर पुष्पांजलि जी हैरान थी कि यह क्या हो रहा है। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वह कुछ भी बोलती। उनका तो खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा था। एक तरफ पति आईसीयू में भर्ती था, दूसरी तरफ वाणी का एक नया ही रूप आज उन्होंने देखा था। वह बदहवास सी चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई थी। थोड़ी ही देर में डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने वाणी से बोला, डॉक्टर वाणी, आपके फादर इन लॉ अब खतरे से बाहर हैं, आपने सही वक्त पर उन्हें सही इलाज देकर बचा लिया। यही फ़ायदा होता है अगर डॉक्टर घर में हो, वरना कुछ भी हो सकता था। आप तो जानती ही होंगी क्योंकि आप तो खुद एक हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। सुनकर पुष्पांजलि जी हैरानी से वाणी की ओर देख रही थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी 10वीं पास बहू एकाएक हार्ट स्पेशलिस्ट कैसे बन गई। कि तभी कार्तिक पुष्पांजलि जी के पास आया और बोला, चलिए मम्मी, पापा खतरे से बाहर हैं, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, बहुत टेंशन ले लिया आपने। पुष्पांजलि जी कभी कार्तिक की तरफ देख रही थी, कभी वाणी की तरफ। वाणी पुष्पांजलि जी की ओर देख रही थी, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, इसलिए वह चुप थी। कुछ दिनों में वेदांत जी ठीक होकर घर वापस आ चुके थे और घर में हर कोई रिलैक्स था। वेदांत जी की तबीयत का सुनकर वाणी के मम्मी पापा और भाई भी वाणी के घर आ चुके थे। अब पुष्पांजलि जी अपने सवाल करने शुरू कर दिए थे और बोला, यह क्या चमत्कार हो गया, कैसे हो गया? हमारी 10वीं पास बहू एकाएक डॉक्टर, वह भी हार्ट स्पेशलिस्ट, कैसे बन गई? इस पर कार्तिक ने बोला, अरे मम्मी, अब क्या करना है? आपको वाणी पसंद है ना, बस इतना ही काफ़ी है। अब वह ज़्यादा पढ़ी लिखी है या कम पढ़ी लिखी है, इससे आपको क्या लेना देना? आखिर वह मुझे लेकर विदेश तो सेटल नहीं हुई ना। और देखिए, पापा की जान भी तो उसने ही बचाई। पुष्पांजलि जी ने बोला, बकवास बंद कर और मुझे सारी बात सच सच बता। वैसे हाँ, एक बात तो तू सही बोल रहा है, अगर वाणी नहीं होती तो पता नहीं तेरे पापा जी का क्या होता। सोचकर भी मेरी रूह कांप जाती है, लेकिन अब मैं सारा सच जानना चाहती हूँ। इस पर वेदांत जी ने बोला, चलो सारा सच मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने जिद पकड़ ली थी कि तुम कार्तिक की शादी कम पढ़ी लिखी लड़की से करोगी और तुम्हें कोई कम पढ़ी लिखी लड़की पसंद भी नहीं आती थी, क्योंकि वह कार्तिक के साथ मैच नहीं करती थी। और मैं भी नहीं चाहता था कि हमारा कार्तिक इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा है और हम उसके लिए एक कम पढ़ी लिखी लड़की ले आएँ, क्योंकि लड़की को सिर्फ ससुराल नहीं संभालना होता, उसकी अपनी भी लाइफ होती है।
उसके बच्चे होते हैं, समाज होता है, सारा कुछ मैनेज करना होता है। और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी जिद की वजह से कार्तिक को अपनी ज़िंदगी में किसी दिक्कत का सामना करना पड़े। इसी बीच एक दिन मुझे मेरे बचपन का दोस्त एक रेस्टोरेंट में मिल गया। वह किसी काम से हमारे राज्य में आया था और हमने एक दूसरे को पहचानने में थोड़ी भी देरी नहीं की। और जब मैंने उसे अपनी समस्या बताई तो उसने बोला, वैसे मेरी बेटी वाड़ी, हम उसके लिए रिश्ता खोज रहे हैं, लेकिन अफसोस यह रिश्ता नहीं हो सकता क्योंकि वह तो एक डॉक्टर है, वह भी हार्ट स्पेशलिस्ट, और तुम्हारी पत्नी को तो कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। और उसने मुझे वाणी की फ़ोटो भी दिखाई जो मुझे एक नज़र में पसंद आ गई। फिर मैंने मेरे दोस्त से मिलकर यह सारा ड्रामा रचा जिसमें कि कार्तिक और वाणी भी शामिल थे। मैंने ही अपने दोस्त से बोला था कि हम तेरे सामने शर्त रख देंगे कि तू हमारे राज्य में आकर शादी कर और तू अपने कम से कम रिश्तेदारों को लेकर आना, ताकि वाणी का सच किसी के सामने आने के चांसेस बहुत कम हो। तो बस उन्हीं रिश्तेदारों को लेकर शादी में आना जिन पर तुझे पूरी तरह से भरोसा हो। और एक बार शादी हो जाएगी, वाणी अपनी सास को पूरी तरह से कन्विंस कर लेगी और वाणी की सास वाणी को अच्छे से समझ परख लेगी। तो धीरे धीरे हम वाणी की सारी सच्चाई पुष्पांजलि को बता देंगे। बस कुछ महीनों तक यह सच हमें छुपाना पड़ेगा कि वाणी एक डॉक्टर है। 2-3 महीनों के अंदर ही हम सारा सच पुष्पांजलि को बता देंगे और फिर शादी हो चुकी रहेगी तो उसे तो वाणी को हर हाल में एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और इसलिए हमने तुमसे झूठ बोला था कि वाणी का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था और उसने 10वीं तक की पढ़ाई की है, वरना तुम इस रिश्ते के लिए भी मना कर देती। लेकिन देख लो, वाणी तो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, फिर भी उसने पूरा घर संभाल लिया है ना। ठीक है, उसने पढ़ाई की है तो वह अपनी जॉब तो करेगी, आखिर डॉक्टर बनी है, मेडिकल के पढ़ाई की एक सीट ली है तो उसका उपयोग तो वह करेगी ही ना। नहीं तो यह समाज के साथ अन्याय होगा कि उसने डॉक्टर की डिग्री भी ले ली और उसका उपयोग भी नहीं कर रही। बस हम सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वह सही वक्त इस तरह से आएगा यह हमने नहीं सोचा था। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 2 महीनों में वाणी को तुम अच्छे से समझ गई होगी और यह भी समझ गई होगी कि वह अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ अच्छे से संभाल सकती है और अपनी फैमिली को अच्छे से लेकर चल सकती है। इन 2 महीनों में वाणी ने पूरी तरह से तुम्हें संतुष्ट तो कर ही दिया होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर वाणी नहीं होती तो शायद आज मैं भी नहीं होता, या तो तुम मानती हो ना। पुष्पांजलि जी ने बोला, बिल्कुल, अगर वाणी नहीं होती तो पता नहीं आज क्या होता, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं मेरे मन में यह वहम क्यों बैठ गया था कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां घर तोड़ देती हैं और अपने अपने पतियों को लेकर माँ बाप से दूर चली जाती हैं, पर ऐसा नहीं है, यह सिर्फ मेरे मन का वहम है। अगर नैना और चिराग भी हमसे दूर हो गए हैं तो यह उनकी ज़िंदगी है, उन्होंने इतनी पढ़ाई की है तो उन्हें भी तरक्की पाने का पूरा हक है। हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने बच्चों की उड़ान को रोक थोड़ी ना सकते हैं, या तो बस हमारी ज़िद होती है। क्योंकि यह बात भी सच है कि आज तक नैना और चिराग ने हमारे साथ कभी कोई बदतमीज़ी नहीं की है, बल्कि हमेशा हमारी इज्जत की है। बस मेरे ही मन में नैना के लिए गलतफहमी भर गई थी कि वह मेरे बेटे को लेकर विदेश चली गई, जबकि वह हमेशा फ़ोन पर मेरा हालचाल पूछती रहती है, हमारे बारे में पता करती रहती है। आखिर सिर्फ मेरा बेटा ही तो मुझसे दूर नहीं गया है ना। नैना भी तो अपने माँ बाप से कितना दूर चली गई है, उसके माँ बाप भी तो यहाँ भारत में ही है ना। हाँ, यह उसकी मजबूरी ज़रूर है कि वह तुरंत हमारे पास नहीं आ सकती, पर वह चाहती तो हमसे कोई संपर्क नहीं रखती, पर ऐसा नहीं है। इसलिए मैं मानती हूँ कि मेरी भी कुछ गलतियाँ हुई हैं, और अगर सच में मेरी ज़िद में मैं एक ऐसी लड़की को अपनी बहू बना लेती जिसके साथ कार्तिक सामंजस्य नहीं बिठा पाता, तो पता नहीं कार्तिक खुश रहता या नहीं, और साथ ही साथ उस लड़की के साथ भी अन्याय होता, क्योंकि इसमें उसकी तो कोई गलती नहीं होती ना। क्योंकि हर कोई अपनी बराबरी का जीवन साथी चुनता है। क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि अगर लड़का और लड़की एक दूसरे के बराबरी के हों तो रिश्ते में ज़्यादा अच्छा सामंजस्य बैठता है। लेकिन हाँ, आप लोग तो बहुत चालाक निकले, अपने मन की भी कर ली और मुझे भनक भी नहीं लगने दी। लेकिन चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। और सबसे बड़ी बात, मेरी छोटी बहू डॉक्टर है, यह बात तो अभी कोई जानता ही नहीं, पर अब मैं सबको बताऊंगी कि मेरी छोटी बहू डॉक्टर है। इसी बीच चिराग और नैना भी अपने पापा की तबीयत की वजह से घर आ गए थे और उन लोगों ने बोला, चलो आखिर मम्मी ने सारी सच्चाई जान ही ली और वाणी को सच्चे दिल से एक्सेप्ट कर ही लिया। तो पुष्पांजलि जी ने बोला, मतलब तुम लोग भी इस सारी खुराफाती में शामिल थे। और चिराग और नैना हंसने लगे और बोलने लगे, क्या करें मम्मी, अब जब आपने ज़िद पकड़ ही ली थी तो आपको समझाने का
और कोई तरीका था भी तो नहीं, लेकिन चलिए, जो हुआ अच्छा हुआ ना। और वाणी ने बोला, बिल्कुल मम्मी जी, और आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं और कार्तिक आप लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। कार्तिक आपका बिजनेस संभालेंगे और मैं यहीं पर किसी अस्पताल में जॉब कर लूँगी, लेकिन फ़िलहाल आपको गर्मा गर्म चाय पिलाती हूँ। कहकर वाणी किचन की तरफ जाने लगी और साथ में नैना भी उसके साथ हो ली और बोली, आज सबको मैं अपने हाथों की चाय पिलाती हूँ। फिर हंसते मुस्कुराते हुए किचन में एक बहू सबके लिए चाय बनाने लगी और दूसरी बहू पकौड़ियाँ तलने के लिए बेसन फेंटने लगी और साथ में पापा जी के लिए दलिया चढ़ा दिया।